नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास 3 ही खबरें हैं। तो सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ चलेंगे। मतलब मुझे नहीं पता ये इतनी बड़ी खबर है या नहीं है, मगर मज़ेदार है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर होनी चाहिए। वो ये है जनाब अली कि पाकिस्तान अगर इसराइल को धमकी दे तो गज़ा जंग रुक सकती है, ये सरबराह हमास ने कहा है। और ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि वो दोहा में है वैसे तो मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में एक हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिससे वो टेलीफोनिक खिताब कर रहे थे इस्माइल हानिया साहब। और उन्होंने दुनिया में कहा है कि दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्होंने ये कहा है तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इस ईडीएम में बात करने से बेहतर है वोकैबुलरी अपनी डिफरेंट यूज़ करते हुए कि ज़ायनिज़्म है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सहूनी अगर यहाँ पर लिखा जाता तो या कहा जाता, अगर मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा, मैंने खुद से लाइव नहीं सुना, मैं सेकेंडरी सोर्स को कोट कर रहा हूँ। इस जंग में हमारे 20,000 बच्चे, औरतें और मर्द शहीद हो चुके हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी है और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी खौफनाक जंग जो है वो हमने अपनी लाइफ टाइम्स में नहीं देखी, क्योंकि इराक़ के अंदर या सीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा था ये उससे कहीं ज़्यादा ब्रूटल है। अमेरिका जो है वो उन जंगों में वो भी बहुत ब्रूटल थी, और अमेरिका और उसके इत्तेहादिये या वेस्टर्न जो सिविलाइजेशंस हैं, दे हैव ऑलवेज बीन ब्रूटल, द मोस्ट ब्रूटल ऑफ ऑल हिस्ट्री के अंदर जितनी भी एम्पायर्स रही हैं। ये वो कौमें हैं जिन्होंने एटम बम गिराए हैं। अमेरिका इज़ दी ओनली कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बाकी भी लोगों के पास एटम बम है, हमारे पास है, इवन इसराइल के पास है, सऊदी अरब के पास है, इंडिया के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस, इंग्लैंड सबके पास है। मगर अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने जापान के 2 शहरों के ऊपर जो है वो एटम बम गिरा है, और उसी का जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, नाजायज़ बच्चा इसराइल, वो भी जो है वो एक ब्रूटल सिक्योरिटी स्टेट है जिसने इस फ़लस्तीनियों के ऊपर इस वक्त जो है वो मज़ालिम ढा रहा है। तो अब लेकिन जो उनका कहना है इस्माइल हानिया का कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो जंग रुक सकती है, पाकिस्तान से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान इसराइल को पसपाई पर मजबूर करेगा। उनका कहना था कि हम इस वक्त इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को तबाह कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे, इसराइल अपने नापाक इरादों में नाकाम होगा। हमारे से इतनी उम्मीदें रखना अच्छा नहीं है इस्माइल हानिया साहब के लिए। हमारे पास है क्या? देखिए, असलहे से अगर जंगें जीती जाती तो क्या ही बात थी। पाकिस्तान के पास असलहा यकीनन बहुत अच्छा होगा, इसराइल जितना अच्छा तो नहीं है, और इसराइल को ऑब्वियसली अमेरिका बैक कर रहा है। उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है, जो उनके पास एयरफोर्स है, वो सारी की सारी अमेरिकन है। 14-14.5 अरब डॉलर जो है वो अमेरिकन कांग्रेस ने उनके लिए अप्रूव करके दिया है कि जाओ जाके मारो फ़लस्तीनियों को। तो उनका, जैसा मैंने पहले कहा, नाजायज़ बच्चा है, तो वो हम उतने हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, शायद वो डर भी जाएं। लेकिन अगर पाकिस्तान इस किस्म की कोई बात करता है, जंग शायद रुक भी जाए, तो पाकिस्तान के लिए मसला ये होगा कि हमें IMF से पैसे रुक जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे रुक जाएंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसे रुक जाएंगे, सऊदी अरब से पैसे रुक जाएंगे क्योंकि वो भी उनके इत्तेहादी हैं, UAE से पैसे रुक जाएंगे, वो भी उनके इत्तेहादी हैं। चाइना इतना कोई शौक़ नहीं है उसको बचाने का हमें। इंडिया जो है वो हमारे पहले ही सर पे सवार है। पाकिस्तान अपने आप को एक शदीद मुश्किल में फंसा लेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने हमेशा से इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में एक सफारती किरदार अदा किया है और बड़े भरपूर अंदाज में किया है। इनफैक्ट जो फ़लस्तीन का पूरा केस है ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, सर ज़फ़रुल्लाह खान जो कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने लड़ा, और कायद आज़म के लगाए हुए फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में लड़ा। उन्होंने रेजोल्यूशंस जो हैं वो पास करवाई। उन्होंने इस केस को बनाने वाले, मेक करने वाले जो है वो सर ज़फ़रुल्लाह खान है। पाकिस्तान अपनी एक्सपर्टीज़ सफारती महाज पर उनको दे सकता है, पाकिस्तान अपना जो क्लाउट है उसको यूज़ कर सकता है मुस्लिम ममालिक में। मगर यहाँ भी एक इस वक्त आप याद रखेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट है, और इसमें अनवारुल हक काकड़ साहब को पीछे चौथी लाइन में उन्होंने खड़ा किया हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम खुद सिर्फ एक सिक्योरिटी स्टेट के स्टेटस पर आ चुके हैं, हमारी वाहिद जो एक्सपोर्ट है वो हमारी मैन पावर है, जिसके बारे में हम आगे भी चलकर बात करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इसमें इससे बढ़कर कोई रोल अदा कर सके। अलबत्ता ये रोल पाकिस्तान को मज़ीद अभी भी अदा कर रहा है, मगर मज़ीद इसमें जो है वो अपनी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो बहरहाल उसको कंक्लूड करते हुए मैं इतना ज़रूर बहरहाल कह दूं आखिरी बात के इस्माइल हानिया साहब जो है वो हमारे से हमारी औकात से बढ़कर हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी औकात से बढ़कर वो हमसे चाहते हैं करें, इससे भी बढ़कर चाहते हैं। काश हम कर सकते होते, हम सबकी नीयत है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि बैतुल मक़दस जो है वो आज़ाद हो, हमारी सबकी बड़ी ख्वाहिश है। हमारे सदर मुमलिकत ने आज भी बयान दिया है, हमारे जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो हमेशा से फ़लस्तीन के, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, हमेशा से हर एक ने बढ़ चढ़ कर फ़लस्तीन के लिए उसके हक़ में बात की है। तो हम आज भी चाहते हैं फ़लस्तीन, और भुट्टो साहब ने तो PAF को भी वहाँ पर भेजा, सिम्बॉलिकली भेजा, लेकिन भेजा। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि जो हम कर रहे हैं हमारी औकात से बढ़कर है, और हमारी कोशिश हो कि मज़ीद करें, मगर हाँ, मिलिट्री वॉर की तरफ हम शायद इस वक्त जाने की पोजीशन में नहीं है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो जनाब अली के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उनके जुडिशल मर्डर की जो समाअत है, रेफरेंस है जो कि 2011 में दायर किया गया था, वो अब समाअत के लिए अगले हफ्ते मुकर्रर होने जा रहा है। ये ज़राए की खबरें हैं और बड़ी कंफर्म सोर्सेज हैं, मतलब अच्छे खासे तगड़े सोर्सेज से ये खबर मिली हुई है। आज हमारे प्रोग्राम में भी मतीउल्लाह जान साहब खबर से आगे पर मौजूद थे रज़ा रूमी साहब के साथ, तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि ये बड़ी पक्का सोर्स है जिसके मुताबिक अगले हफ्ते ये जो केस है समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। भुट्टो साहब के ऊपर जो है वो जुडिशल मर्डर उनके केस को कहा जाता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। और उससे पहले जब भुट्टो साहब को जो है वो मिल गई थी, बेल मिल गई थी, तो उन जज साहब को ही रिमूव कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट से, और ऐसे जजेस को रखा गया क्योंकि ज़ाहिर है मिलिट्री रिजीम थी, तो उस मिलिट्री रिजीम ने रखा ही उन लोगों को था जो PCO के तहत हलफ लेकर आए हुए हो। और फिर PCO के तहत हलफ लेने वालों में भी 4-4 का स्प्लिट था सुप्रीम कोर्ट में। 8 जजेस थे, उनमें से 4 जो थे वो समझते थे कि हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप जो है वो बंदे को मतलब फांसी पर की सज़ा ना दें, कम से कम उसको उम्र कैद दे दें, मगर बकौल ज़ियाउल हक के कब्र एक है और बंदे 2 हैं, तो जाहिर है कि भुट्टो साहब की कब्र ही बनानी थी, वो फौजी तो नहीं अपनी कब्र जाने देगा, बनाने देगा, स्पेशली आफ्टर टेकिंग ओवर। और उसमें फिर ये हुआ था कि जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद जो हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ था, वो बीमार थे बहुत शदीद, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि आप कुछ दिनों के लिए जो है वो इस केस को रोक दीजिए, समाअत रोक दीजिए, लेकिन इस बेंच को 7 जजेस का बेंच बनाया गया, उनको बाहर रखा गया। 4-3 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भुट्टो साहब के खिलाफ और उनको सज़ाए मौत भी दी। ये जुडिशल मर्डर था 100%। इसका सबूत जो है वो जस्टिस नसीम हसन शाह ने दिया। जस्टिस नसीम हसन शाह जो थे वो एक एड हॉक जज थे जो कि सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए गए थे, और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको सुप्रीम कोर्ट में फिर परमानेंट भी कर लिया गया। जस्टिस नसीम हसन शाह ने अब से चंद बरस पहले इफ्तिखार अहमद साहब के प्रोग्राम जवाब दे में जियो न्यूज़ पर इस बात को तस्लीम किया कि फांसी की सज़ा नहीं बनती थी, और हम लोग जो थे, हम जजेस जो थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो है वो हम एक ज़िद लगा बैठे थे, और हमने उनको जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी। और हम क्या करते हैं, हमारी नौकरियां जो है वो जजों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बंदा मार दिया हमने। बाबर अवान साहब जो हैं, उन्होंने उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे 2011 में, तो उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया था। सदर पाकिस्तान जो थे वो उस वक्त आसिफ अली जरदारी थे, ये प्रेसिडेंशियल एक रेफरेंस था, और बाबर अवान साहब जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको दायर किया था उनके बिहाफ पर, और उन्होंने ये कहा था कि ये जुडिशल मर्डर है। ये लेकिन एक सितम ज़रीफ़ी कही जा सकती है तारीख़ की कि बाबर अवान जो हैं वो जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उस वक्त वो एक जमातिये थे बकौल शख्स से, और उन्होंने इसको रिजॉइस किया था, उन्होंने मिठाई बांटी थी जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाकई में उनके खिलाफ फैसला आया था, तो उनकी फांसी के ऊपर इन्होंने जो है वो मिठाई बांटी, मगर फिर वही लॉ मिनिस्टर थे, उन्हीं के ज़रिए जरदारी साहब ने वापस दिलवाया, और अब वो पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था, वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई है तो बाबर अवान साहब मंजर आम से गायब हैं।
चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। हुक्मरान शुमाली कोरिया खवातीन से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए रो पड़े। किम जोंग उन, इनका नाम जो है वो लिखने पर पाबंदी नहीं है, ये कोई इमरान खान नहीं है, लेकिन उन्होंने हुक्मरान शुमाली कोरिया से लिखा है, आगे नाम लिख दिया है। वो आंसुओं से रो पड़े जब वो मुल्क की खवातीन को नस्ल बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की ताकीद कर रहे थे। और आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया में शरह पैदाइश बतदरीज कम होते हुए 1.8 हो गई है, जिस पर ना सिर्फ, अब ये कोई परसेंटेज नहीं है, जो 1.8 अगर फीसद होता तो फिर मैं कहता कि हर साल इतनी आबादी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर यह मसला नहीं है। यहाँ पर मसला यह है कि शरह पैदाइश का मतलब यह है कि फी जोड़ा 2 बच्चे की बजाय 1.8 बच्चा पैदा हो रहा है। अब इससे नतीजा क्या निकलता है, अगर एक जोड़ा है और वो 2 बच्चे पैदा करते हैं तो वो फिर आगे जाकर शादियां करेंगे तो वो 2-2 पैदा करते जाएंगे, विच मीन्स कि हमारी जो आबादी है वो मजीद नहीं बढ़ रही है। मगर यहाँ पर 1.8 पर आ गई है आबादी, विच मीन्स के बहुत सारे लोगों के 2 बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे कपल्स के, जिसका मतलब यह है कि फी बंदा जो एक्सपायर हो रहा है उसकी जगह एक नया मैन पावर में, वर्कफोर्स में एक नया एजेंट ऐड नहीं हो रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है शुमाली कोरिया के लिए और वो रो रहे हैं और उन्होंने खवातीन से अपील की है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ऑन दी अदर हैंड हम रो रहे हैं कि हमारी खवातीन से अपील करते हुए कि कम बच्चे पैदा करें और अपने मर्द हजरात से भी अपील करते हुए कि कम बच्चे पैदा करें। पाकिस्तान जो है वो एक एग्रेरियन सोसाइटी ज़रूर है। यहाँ पर मुसीबत यह है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ज़्यादा हल चलाए जाएंगे, उतने ज़्यादा बुआई होगी, उतनी ज़्यादा कटाई होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रिवाज है हमेशा से हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। मगर अब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है उसको आगे बढ़ना है तो उसको इंडस्ट्रियल होना पड़ेगा, करना पड़ेगा अपने आप को। और जैसे जैसे हमें इंडस्ट्रियल होना है वैसे वैसे हमें तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है। जब तालीम आप हासिल कर रहे हैं तो आपका मास्टर्स जाके होगा कंप्लीट 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में। अगर आप मजीद तालीम हासिल करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो कि आगे जाके जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ और जैसे जैसे आपकी जो नॉलेज है वो मजीद एक ख़ास जो है वो सब्जेक्ट के अंदर एक एक्सपर्टीज़ आपकी जो है वो ज़रूरत बनती जाएगी, तो आपको ज़्यादा तालीम हासिल करनी पड़ेगी। आपकी शादियां जो हैं वो 17-16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में होती थी, जो कि अब 22-23 साल की उम्र में होती हैं। अब आजकल के दौर में 25-26-27 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी हो रही हो तो इसको कोई मायूब नहीं समझा जाता। अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं जहाँ पर इससे भी ज़्यादा लेट हो रही है शादियाँ। इकोनॉमिक जो हार्डशिप्स हैं वो फोर्स कर रही हैं लोगों को कि वो मज़ीद जो है वो देर से शादियां करें। जब उनकी फर्टिलिटी, जाहिर है कि अगर कोई लड़की जो है वो 22 साल की, 18 साल, 19 साल की उम्र में शादी करती है तो वो अगले शादी के 12, 15, 16, 18 साल तक जो है वो फर्टाइल होती है, उसके लिए पैदाइश में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती। मगर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे फर्टिलिटी कम होती जाती है, तो उसकी वजह से हमारी जो आबादी है वो ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम शादियाँ जल्दी करते हैं। शादियाँ जल्दी करके हमें बच्चे पैदा करने की बहुत जल्दी होती है। वो फौरी तौर पर पूछना शुरू कर देते हैं लोग कि हमें क्या हो रहा है। इनका उल्टा हिसाब है। इनका हिसाब ये है कि जी गुज़िश्ता साल जो शरह पैदाइश थी वो 0.78 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जापान में भी ये शरह 1.26 तक गिर गई। ये सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, ये सारा एरिया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज है, होता जा रहा है और रीजन सारा, तो उसकी वजह से जो है वो ऐसा बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती जा रही है। तो हमें भी जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो हमारी इंडस्ट्री की तरफ जाएगी, तालीम हमारे लिए ज़रूरी बनती जाएगी, एक्सपर्टीज़ हमारे लिए ज़रूरी बनती जाएगी, हमारे लिए भी ये नामुमकिन होता जाएगा कि हम इतनी बड़ी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। घर छोटे होते जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, 8-8 बच्चे कितने रखोगे? तो एक नतीजे पर हम पहुँचे, एक मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ पर हमें वी विल बी फोर्स्ड टू ब्रीड लेस। तो अब हमें ब्रीड कम करने की ज़रूरत है हमें। और मेरी पता नहीं अभी ये कितना वर्केबल है, अगर वरना शुमाली कोरिया जो है वो अगर उनको वर्कफोर्स की ज़रूरत हो तो हमारे नौजवानों में ये टेंडेंसी जो है वो भरपूर है। ये काम ज़रूर हम बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो आप देख लें, अगर ज़रूरत हो, रोटी ताड़े कोल भी नहीं है तो साढ़े कोल भी नहीं है, तो कोई ज़्यादा बुराई तो होगी नहीं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।